Good morning. Today is 21st November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. आज द हिंदू का जो ई पेपर है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किस लोकेशन पर है। तो हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटा आर्टिकल साइड में जो होता है वो है, देखिए माराकश ट्रीटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। माराकश ट्रीटी आपको पता होगा मोरक्को में, हमने पहले भी डिस्कस किया था। मोरक्को में ये प्लेस है, वहाँ पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद में ये ट्रीटी हुई है। क्यों हुई ये ट्रीटी? देखिए इसमें कुछ तरह की कमिटमेंट्स थी, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ पर एक प्रेशर था कि कुछ एम्फेसाइज करेंगे कि $100 बिलियन जो देने हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी करेंगे कि आप ज़्यादा दें, या फिर कुछ कमिटमेंट्स जो इन्होंने अपने आप में की है तो वो कमिटमेंट्स थोड़ी बढ़ाएं ताकि 2 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है उससे बढ़ने से रोका जाए। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो देखिए एक पूरा का पूरा जो है इसलिए हुई थी, आपको बताया ही है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए और कमिटमेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो प्री का तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। साफ साफ ये क्वेश्चन पहले भी आया है और दोबारा भी आ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ये 6 गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस: कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, PFC, SF6, HFC। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसमें जो ट्रीटी हुई थी, ये मार्कस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई और इस बात पर भी कंसर्न्स रेज किए डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के, US के। तो इन्होंने अपने कैंपेन में यह कहा था, कि जो ट्रीटीज़ वगैरह है, ये इन्वायरमेंट ट्रीटी है और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ट्रीटी हुई, उन्होंने कहा ट्रंप ने कि मैं अगर सत्ता में चुना गया, मैं अगर इलेक्ट हुआ तो मैं इन सारी ट्रीटीज़ को अमेरिका की तरफ से इनवैलिडेट कर दूंगा। ट्रंप का कहना यह है कि जो ये ट्रीटी है ये कुछ नहीं है, ये बकवास है सब, यानी कुछ क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये डेवलपिंग कंट्रीज हम पे दबाव बना रही हैं ताकि हमारी डेवलपमेंट रुक जाए। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को, US को डेवलप होने से और ज़्यादा सुपर पावर बनने से रोकने के लिए चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की चाल है ये जो पेरिस जो इन्वायरमेंटल चेंज की ट्रीटीज़ हैं ये। तो अब ये संदेह जता रहा है कि ट्रंप जो चुने गए हैं तो वो कुछ अमेरिका ने जो ऑलरेडी साइन और रेटिफाई कर दी है ये ट्रीटी है, तो इनके चुने जाने के बाद में ये संदेश जता रहा है कहीं अमेरिका पीछे तो नहीं हट जाएगा, कहीं अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स तो पूरी नहीं करेगा, कहीं यह ट्रंप का चुना जाना पेरिस ट्रीटी के लिए खतरा तो नहीं है। तो यही चीज़ देखिए, आसान तो नहीं होगा, ट्रंप के लिए आसान तो नहीं होगा, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी, NGOs, बहुत सारा दबाव उन पर होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और अब आउटकम क्या निकल के आया इसकी? आउटकम तो यही निकल के आए, दोबारा से उन्होंने फोकस किया इस बात पर कि सारे देश मिलजुल कर 2 डिग्री सेल्सियस पूरे जो हमारा ये प्लेनेट है इसके टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ना चाहिए। इस बात पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए। ये अमाउंट देना है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है, डेवलप्ड की तरफ से डेवलपिंग की तरफ आएगा। और इस बात पर फोकस किया जाना था कि इस अमाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इस पर कुछ भी आउटकम नहीं निकल कर आई। तो इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है? इससे पहले एक ये थोड़ा कंटेक्स्ट भी है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, पहले बताना भूल गया। ये इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए जो ये ट्रीटीज़ थी, इनकी कॉन्फ्रेंस थी, इनकी शुरुआत हुई 1972 से। 1972 से पहले कुछ भी इस तरह का क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसा मुद्दा था ही नहीं। 1972 में स्टॉकहोम में सबसे पहले, स्पेन में है क्या स्वीडन में है, चेक कर लेना। ये स्टॉकहोम में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई तो इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पर आपको याद होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। उससे पहले देखिए डेवलप्ड कंट्रीज थे जो, यानी अमीर देश गरीब देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, विकासशील देशों पर आरोप लगा रहे थे कि आपके देश में आप गोबर के उपले जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच दी, एक डिस्कर्स ही बदल दिया पूरे क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस का। उन्होंने कहा देखिए आपने तो अपने आप से तरक्की कर ली, सारा जो पोल्यूशन है आज के टाइम में, जो आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में पोल्यूशन फैलाया वही पोल्यूशन है। अब हमारी बारी आई, इन्होंने कहा जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई तरक्की करने का, तो आप ये क्लाइमेट चेंज की बातें ला रहे हो, भाई क्लाइमेट चेंज से पोल्यूशन हो रहा है, इससे इंडस्ट्रीज लगाने से पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा कैसे? आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ज़्यादा आपकी है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। हालांकि ये एसेंस आया था, बाद में रूल्स बाद में आए थे, ये CBDR बाद में आया था, जैसे कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, लेकिन सबकी अलग अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालदीव की भी है, मॉरिशस की है, यूएसए की भी है। लेकिन अब जो काम यूएसए को करना है पोल्यूशन रिलेटेड कम करने के लिए, वो मालदीव थोड़ी कर सकता है। मालदीव की औकात कम है, यूएस की औकात ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से बढ़ते बढ़ते मेन जो फ्रेमवर्क आया, यूएनएफसीसी का गठन हुआ। ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता लग जाएगा। जब भी कुछ क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन से बात आए तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको हो जाएगा। ये आया 1992 में रियो समिट हुआ, अर्थ समिट भी जिसे कहते हैं, रियो में हुआ, ब्राज़ील में है ये। तो उसमें थोड़ा एक फ्रेमवर्क, कई सारी ट्रीटीज़ यहाँ पे निकल के आई, ड्रोट के निकल के आई और बायोडाइवर्सिटी के निकल के आई। जैसे आपको पता होगा बाद में 1992 में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आई थी, फिर 2002 में हमारे भी वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी वाली ट्रीटी आई थी, सभी को करनी थी, ये बाइंडिंग थी। और इसी तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी ट्रीटीज निकल कर आई थी। ये उसके बाद में 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो जापान में है। इसमें दो तरीके की चीज़ें निकल के आई थी, यहीं से निकल के आ गई थी वैसे तो, Annex 1 और Annex 2। देखिए Annex 1, Annex 2 और नॉन Annex 1 कंट्रीज तो वो कंट्रीज थे जिसमें सबको कम करना था, इसमें टेम्परेचर सबको, और इसमें था बाइंडिंग नहीं था, यानी इनको कम तो करना था लेकिन इनको पैसे नहीं देने थे, इस तरह से कुछ था। Annex 1, Annex 2 और नॉन Annex में इंडिया जैसी कंट्रीज आती थी। टाइम कम है, अगर सारा बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद में 2009 में कोपेनहेगन आया। कोपेनहेगन में इन्होंने बात करी कि $100 बिलियन हम आपको देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज ने बात करी, ताकि आप भी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो और आप ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लो जो कम से कम पोल्यूशन करती हों। फिर बाद में आया 2015 की, जो इसमें क्या था, कुछ भी बाइंडिंग नहीं था ना डेवलप्ड के लिए। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग था ना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कुछ डेवलप्ड जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए बाइंडिंग था। यूएस ने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था क्योटो में। 2015 में किसके लिए भी बाइंडिंग नहीं है, यानी CBDR का जो मैकेनिज्म है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डाइल्यूट हो गया। तो उसके बाद में अब ये आया, इसमें सबने अपने अपने टारगेट्स दिए। आपको पता ही होगा 2015 में सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए। इंडिया ने अपने अलग टारगेट दिए, यूएस ने अपने अलग टारगेट दिए, चाइना ने अपने अलग टारगेट दिए। कोई भी वेरिफिकेशन इस पर नहीं है, मतलब एक्सटर्नल वेरिफिकेशन नहीं है, इंटरनल वेरिफिकेशन ही है, और कोई बाइंडिंग नहीं है ये। तो इस तरह से डाइल्यूट हो गया CBDR का प्रिंसिपल। तो अब देखिए क्लाइमेट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा साफ साफ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, तो कुछ मुद्दे, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपको जो लिखने हैं, जैसे व्हाट आर द इश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट इन द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। पहला तो CBDR ही आपको पता ही होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबकी औकात अलग अलग है, तो सभी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और सबने अलग अलग तरह से पोल्यूशन फैलाया है, तो अलग अलग ढंग से वो रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग मेजर्स वो लेंगे अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। इस बार 2015 में जो निकल कर आया है वो CBDR-RC, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और RC का मतलब है रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, यानी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से सभी कंट्रीज अपना अपना टारगेट देंगी। यानी चाइना ने 60 to 65% GDP से पीक पर जाने के बाद कम करने की बात कही, इंडिया ने 30 to 35% करी, यानी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना वो कम करेगा। अब देखिए, अब आप तो यूं कहेगा, हर कोई कह देगा कि 5% कम करूंगा मैं, कोई कह देगा 10%, ऐसा नहीं होता। सबको पता है किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। अब चाइना कहेगा मैं तो 2% कम करूंगा, तो सबको पता है ना, इंटरनेशनल प्रेशर भी कुछ चीज़ होती है। ग्लोबल कॉमन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये सीज वगैरह हैं, ओशंस हैं, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। सारे यूं ही सोचते हैं कि ये तो हमारा तो काम थोड़ी है ठीक करना, सभी यही सोचते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर्स में ऑयल स्पिल हो जाते हैं, इतना पोल्यूशन होता है, तो ग्लोबल कॉमन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फंड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, देखिए $100 बिलियन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्राइवेट से आएगा, यानी डेवलप्ड कंट्रीज से तो आएगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्राइवेट कंपनीज है वो देंगी या पब्लिक कंपनीज है वो देंगी। कैसे यूज होगा, किस लिए यूज होगा, कब आएगा, और मॉनिटरिंग, सर्विलियंस, इस तरह में इसमें बहुत विवाद है। तो तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर ये है वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब तो इसमें तो मना ही कर दिया, पहले था ये फैक्टर, आजकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब पहले क्या कहती थी, डेवलप्ड कंट्रीज कहते थे कि डेवलपिंग पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। डेवलपिंग हमेशा मना करते थे, इंडिया हमेशा मना करता था कि कोई भी वेरिफिकेशन हम पर नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज को खुश करने के लिए ना उन पर वेरिफिकेशन है ना हम पर वेरिफिकेशन है। भाई तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। उसके बाद में ये आता है, जब हम ये बार बार ये कहते हैं
जब इंडिया यह बात कहता है कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज को कहता है आपने तो तरक्की कर ली और हमारी जब तरक्की करने की बारी आई तब आप हमको रोक रहे हो, तो वेस्टर्न कंट्रीज अब ये कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं चाइना और इंडिया आप तो अपनी बात ही छोड़ दीजिए, आप तो अब डेवलपिंग नहीं रहे, आप एक इमर्ज्ड हो चुके हो थोड़ा बहुत। बात कर लेते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीका की कंट्रीज हैं या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अगर वो ये बात कहें तो वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया को तो अलग रखो, ये अब डेवलपिंग नहीं रहे, इस तरह की बात डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया में भी एक ये बात उठी थी, इंडिया कहता है कि हम तो डेवलपिंग है, चाइना ने तो देखिए बहुत तरक्की कर ली, हम तो डेवलपिंग ही है। तो इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा, पहले इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर नेगोशिएशंस करी वेस्ट के साथ में, तो इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा चाइना के साथ खड़े होने का। एडॉप्शन एंड मिटिगेशन, ये क्या होता है एडॉप्शन एंड मिटिगेशन? एडॉप्शन क्या होता है, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज तो ये कहती हैं कि एडॉप्ट हो जाएं, मतलब ये कहती हैं कि अडॉप्ट हो जाएं, एक फैक्टर ये कुछ कंट्रीज कहती हैं अडॉप्ट हो जाएं, हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। अब देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के पास में तो ज़्यादा ताकत है, उनके पास में तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं अडॉप्ट होने की, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनके पास में आसानी से उसी हिसाब से ढल सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के पास में ऐसी ना तो रिसोर्सेज हैं ना टेक्नोलॉजी है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढल जाएँ। और दूसरी फैक्टर है मिटिगेशन, तो ये बात करते हैं मिटिगेशन की, आप अडॉप्ट क्यों, मिटिगेट भी तो करो, इसको कम भी तो करो। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर है, ये भी इशू है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो है वो तो यही है, सबसे पहले भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट आनी चाहिए, यानी डेवलपिंग कंट्रीज जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन से उसका लुत्फ ना उठा पाएँ, यानी हम इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें कि आने वाली जनरेशन से उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट दे जो जैसा हमने डिस्कस किया था उस दिन, धुएं का बादल, इस तरह से, यानी हमारे कई सालों में ऐसा दिल्ली में इन्वायरमेंट आया, धुएं का बादल प्रोड्यूस हो गया, ऐसा ना हो आने वाली जो जनरेशन आने वाली है उनके वहाँ हफ्ते में 3-4 दिन डेली ऐसा इन्वायरमेंट हो, उनके लिए ये कुछ भी एबनॉर्मल ना हो ऐसी चीज़। और बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो कुछ तो यू कैन सी दैट एकोमोडेट करना पड़ेगा, बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा एमिशंस के बीच में और इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो यह एक ट्रीटी आई, तो एक सेकेंड, हाँ, तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है जो ये माराकस में ट्रीटी हुई थी। अब ये सारा बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया, अब इंडिया के लिए कंसर्न देख लेते हैं। तो वही बात, इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा डेवलपमेंट के बीच में और कटिंग इमिशंस के बीच में। तो आप कम तो करो, एमिशंस कम तो करो, ऐसा ना हो कि आपकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुक जाए ऐसा करते करते और आपकी डेवलपमेंट रुक जाए। डेवलपमेंट रुक जाएगी तो गरीबी एक लेवल के बाद हम दूर नहीं कर सकेंगे, तो जरूरी है बैलेंस स्थापित करना। और इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं, देखिए पर कैपिटा डिवाइड करें तो इंडिया का बहुत कम बैठता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 125 करोड़ लोग हैं हम। अगर इंडिया का टोटल एमिशंस काउंट करें और डिवाइडेड बाय 125 करोड़ करें तो इंडिया का बहुत कम आएगा। लेकिन अगर टोटलिटी की बात करें कि टोटल इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो आजकल 3rd पे है, तो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में इंडिया का कौन सा स्थान है इस तरह से रिलेटेड। आईपीसीसी 2018 में बताएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये पूरा प्लेनेट का क्लाइमेट 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो पूरे अर्थ पर क्या इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, कितना नुकसान होगा। और पेरिस में जो प्लेज लिए गए हैं, जो शपथ ली गई है, यानी जो टारगेट्स रखे गए हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो भी 2.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये देखिए अलग अलग रिसर्च अलग अलग बातें कहती हैं, पहले कहते हैं इतना नहीं बढ़ेगा, इसमें आज कह रहे हैं इतना बढ़ेगा। तो आज तो इन्हीं के हिसाब से देख लेते हैं। ये कहते हैं कि पेरिस में जो अगर सारे के सारे टारगेट्स, यानी सभी कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट्स दिए हैं, सबने वो अपने कर्तव्य के हिसाब से वो निभाए तो भी प्लेनेट का टेम्परेचर 2.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और जो स्मॉल छोटी कंट्रीज, देखिए क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं कंट्रीज पर होता है, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि ये छोटे आइलैंड कंट्रीज मालदीव, मॉरिशस। अगर कल को सी लेवल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये देश तो डूब ही जाएंगे ना पूरे के पूरे। इसीलिए ये बार बार फोकस करते हैं बांग्लादेश और जो छोटी टापू जैसी कंट्रीज हैं कि आप जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं, अदरवाइज सबसे ज़्यादा नुकसान हमको होगा। अब देखिए 2 वे अप्रोच होनी चाहिए इसकी पूरे से निपटने के लिए। 2 वे अप्रोच ये होनी चाहिए, एक तो इंटरनेशनल फंडिंग दें। अब देखिए जब तक ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंटरनेशनल फंडिंग नहीं देंगे तो ये गरीब देश कैसे अपने देश के अंदर में ये जो पॉलिसीज हैं, ये टारगेट्स हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे। इनको टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों देने पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ नई इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करने के लिए, टेक्नोलॉजी इसलिए भी कि वो जो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है उससे निपट सकें। अब फिलीपींस से, हैती, इन जैसी कंट्रीज में साइक्लोन आता है,
मतलब टाइम के अनुसार नहीं, बिना टाइम के अनुसार ही साइक्लोन आ जाता है वहाँ पे। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर तो है, बार बार फ्रीक्वेंटली साइक्लोन आना, इवन नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर जो साइक्लोन सर्दियों में आता है वो गर्मियों में भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, ताकि इस जैसे देश निपट सकें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट से। और दूसरा, डोमेस्टिक एक्शन भी होना चाहिए। डोमेस्टिक एक्शन जैसे इंडिया कर रहा है, इंडिया ने हमारा नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 टारगेट्स हैं, जैसे सोलर पे भी है, वाटर पे भी है, सस्टेनेबल हैबिटेट पे भी है, एग्रीकल्चर पे भी है। ये इन सब चीज़ों पे हमारे 8 जो टारगेट्स हैं, ऐसे ही डोमेस्टिक एक्शन लेना चाहिए सभी कंट्रीज़ को। तो यह पूरा जो था आर्टिकल था। थोड़ा देखिए, सारे के सारे होलिस्टिकली हमने डिस्कस ये नहीं किया क्योंकि टाइम कम है, 15 मिनट में हमने ये डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इस पे लिख सकते हो कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, तो आप ये सारे लिख लोगे। CBDR ऐसे में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारे CBDR, ग्लोबल कॉमन्स, फंड्स, टेक्नोलॉजी, चाइना, ये सब वेरिफिकेशन, एडोप्शन, मिटिगेशन। और एक सिस्टमेटिक वे में हम कभी दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ये प्रिपेयर करता हूँ मैं, जो हमारी डिस्कशन है, तो कई बार ऐसा होता है पहले मैं कुछ प्रिपेयर कर लेता हूँ तो बाद में याद आता है कि इसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपको ऐसा लगे कि सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस नहीं हुआ है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। अगला जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डॉलर के राइज से रिलेटेड है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि डॉलर बढ़ रहा है, यानी डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है सभी दूसरे देशों की करेंसी के अगेंस्ट में। और इंडिया में भी, इंडिया का देखिए पिछले दिनों इंडिया का जो रुपी का रेट है वो 68 पहुंच गया विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो डॉलर क्यों बढ़ रहा है? देखिए डॉलर के बढ़ने के कई फैक्टर्स हैं। एक तो अभी डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं यूएस के अंदर में, तो उनकी पॉलिसीज, उन्होंने कैंपेन के दौरान कहा था कि मैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूंगा और जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाऊंगा। तो ग्रोथ रेट बढ़ने की उम्मीद है। इंडस्ट्रीज को ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज लाएंगे जो ट्रंप चुनकर आए हैं। और जो फिस्कल टारगेट्स हैं, जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा सकती हैं, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकती हैं, तो इसीलिए भी होप है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट्स अगर FBI यानी जो हमारे जैसे हमारे RBI है, सेंट्रल बैंक है, यूएस में सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल बैंक, इनका सेंट्रल बैंक है यूएस का ये। अब यह संदेह जताया जा रहा है कि जो इनका फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। फंडा ये है, देखिए हमारे देश में रुपये की जो कीमत है वो किस चीज़ पे डिमांड करती है? डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर हमारे देश में डॉलर ज़्यादा है सर्कुलेशन में, तो क्या होगा? डॉलर आसानी से उपलब्ध है, तो इसीलिए क्या होगा? रुपया मजबूत हो जाएगा। यानी रुपये की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की कम है। मतलब यूं मत मानिए, डिमांड डॉलर की तो हमेशा ही रहती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू देखिए रुपया, यानी डॉलर हमारी देश की सर्कुलेशन में ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब डॉलर आसानी से उपलब्ध है, डॉलर के लिए मारामारी नहीं है, तो रुपया मजबूत होगा। तो अगर देखिए डॉलर की कमी है सर्कुलेशन में हमारे देश के अंदर में, तो देखिए डॉलर का अगर कमी है तो यानी इसकी सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो इसका रेट ज़्यादा है, तो यानी रुपया कमज़ोर होगा आसानी से। बिल्कुल आसान सा फंड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी डिमांड एंड सप्लाई पे डिमांड करता है। अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो उसका रेट कम होगा। तो अभी देखिए फेडरल बैंक में, यूएस के फेडरल बैंक के अंदर में एक बंदा है ओबामा मान लीजिए, ओबामा रिटायर हो गए वहाँ से, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखिए वहाँ के फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यानी आप बैंक खाते में उनके इंटरेस्ट रेट जमा करा दिए। अगर कोई ओबामा बैंक खाते के अंदर में पैसा जमा करते हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी अगर ओबामा ने $1000 जमा कराए किसी बैंक खाते के अंदर में, तो क्या होगा उनको, अब अगर फेडरल बैंक ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है तो उनको $1000 जो उन्होंने जमा कराए हैं ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर उनको अपने बैंक से ही, अपने देश के बैंक से ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जाने के बाद में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों दूसरे देशों के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे? तो वो क्यों अमेरिका, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर फेडरल बैंक वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबामा और दूसरे लोग वहाँ अपने खातों में, यानी अपने देश के खातों के अंदर ही पैसा जमा करा दे बैंक के अंदर में। उन्हें लगेगा कि हमारे देश के बैंकों में ही हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है हम दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करें? तो यही, अगर दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इंडिया जैसे कंट्री में डॉलर आएगा नहीं, यानी डॉलर की सप्लाई कम होगी। तो इंडिया जैसे कंट्रीज में डॉलर की सप्लाई कम होगी तो यानी डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो देखिए इंडिया, रुपये का रेट है वो कमज़ोर हो गया, डॉलर का रेट है वो मजबूत हो गया। तो ये सारा साइकिल है। होप आपको समझ आया होगा। तो और भी देखिए यूएसए का जो जीडीपी एप्रिसिएशन है,
यानी अब यह कह रहे हैं कि जो जो आउटलुक है इनकी जीडीपी की, वो कहा जा रहा है कि यूएसए की जीडीपी ग्रोथ अच्छी रहेगी, इस बार भी उनका डॉलर है इसलिए मजबूत हो रहा है। और ट्रंप ने जो कही थी कि वो टैक्स कट करेंगे, और अब देखिए रिपब्लिकन में दोनों की दोनों हाउसेज है, उनका जो सीनेट है और जो पॉपुलर हाउस है, दोनों हाउसेज में अब जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके ट्रंप हैं, दोनों की मेजॉरिटी है, और कोई भी इनको रोक नहीं सकता टैक्स रेट्स कम करने से, जो इन्होंने कैंपेन के दौरान वादा किया था। तो टैक्स रेट्स कम होंगे तो इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेंगी, और इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है, कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छा है, तो उनकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो इसीलिए सारे रीजन्स हैं। बॉन्ड रेट्स जो है उन्होंने भी ऑप्टिमिज्म किया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक लिंकेज आपको पता लगना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं रुपए को बढ़ने से और घटने से। अब दूसरा आता है क्वेश्चन कि हमारा रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। देखिए, हमारा रुपया तो खो गया है, डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो रुपया मिल ही नहीं रहा है। प्रेशर है बहुत ज़्यादा। कौन कौन से रीजंस है? देखिए, प्रेशर है बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन के बाद में, और एफआईआई जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेच के जा रही हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और जो बैंक की लिक्विडिटी है। अब देखिए, अब यही फंडा दोबारा डिस्कस करते हैं। कौन सा? अब सारा लोग जमा करा रहे हैं पैसे, डिमोनेटाइजेशन के बाद में सारी दुनिया बैंक के अंदर पैसा जमा कराई है, क्योंकि लिमिट्स हैं। 31 दिसंबर तक का जो टारगेट है वो रखा है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपको सारा पैसा जमा कराना है। तो 31 दिसंबर से पहले सारा का सारा इतना सारा पैसा बैंक्स के पास आ जाएगा। अब वो एक्सचेंज में तो इतना कम पैसा दे रहे हैं, बार बार लिमिट रख रहे हैं 4,000 2,000, और जमा करा रहे हैं लोग 1.5 लाख, कई 10 लाख भी जमा करा रहे हैं। यानी 31 दिसंबर तक सिनेरियो यह होगा कि बैंक्स के पास में बहुत सारा पैसा होगा, बैंक्स के पास में बहुत सारा पैसा होगा। अब देखिए, बैंक्स के पास में इतना सारा पैसा है तो फर्क क्या पड़ेगा? और बैंक्स देखिए, इतना सारा पैसा उसके पास ऑलरेडी है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, यानी लोग जो जमा करा रहे हैं पैसे खातों के अंदर में, उसकी अब 4% है तो वो 3% कर सकते हैं, ताकि ये कहेंगे कि हमें और पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है लोन देने के लिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो लोग क्या करेंगे? लोग, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, लोगों को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट पहले से कम है, तो बैंक में पैसा जमा कराने से क्या फ़ायदा? तो मार्केट में जो है रुपये बहुत ज़्यादा होगा, यानी लोग जमा नहीं कराएंगे तो मार्केट में इसमें ज़्यादा होगा, यानी रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर धीरे धीरे दोबारा से, तो रुपये की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए रुपया गिर रहा है। तो सेम फंडा है दूसरे में, वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। जो वहाँ हो रहा है यूएस में, जिससे उनका रेट बढ़ रहा है, उसी चीज़ से हमारा रेट कम हो रहा है। इसीलिए जो हमारा जो रुपया है वो लेस अट्रैक्टिव है। और हमारी देखिए, अब डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो बहुत फ़र्क इसका पड़ रहा है। हमारे जो धंधे हैं, जो बिजनेस है, छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो इससे भी हमारा जो रुपया लेस अट्रैक्टिव हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हमारी कम होएगी, यानी कम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी, कम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, कुछ तो जो स्मॉल बिजनेस से बंद भी हो जाएंगे, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी डेफिनेटली इफेक्ट होगी इससे, डिमोनेटाइजेशन से, एक थोड़े टाइम के लिए। बाद में इसका इफेक्ट क्या होगा वो अभी कहना मुश्किल है। तो इसीलिए भी हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ये इसका आर्टिकल था डॉलर से रिलेटेड। तो अब देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के इलेक्शन से रिलेटेड है, और कैसे यूएस में वो जीत कर आए। तो देखिए, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हैं। M.K. नारायणन का आर्टिकल है, लेकिन इसमें 6-7 इंपॉर्टेंट और 5-6 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, वो निकाल कर हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है कि जो 21st सेंचुरी है, स्टीवन हॉकिंग्स ने कहा था कि जो 21st सेंचुरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है, और बहुत ज़्यादा अप हेवल इसमें है। जब अरब स्प्रिंग हुई थी, देखिए अरब स्प्रिंग हुई थी अरब कंट्रीज़ में, तब ये कहा जा रहा था कि इसका इफेक्ट सिर्फ अरब स्प्रिंग से, यानी वेस्ट एशिया से लिमिट रहेगा और बाहर के देशों में नहीं जाएंगी। लेकिन उसके बाद में किसी ने एज्यूम भी नहीं किया था कि इस्लामिस्ट स्टेट जैसे कंट्रीज़ इस अरब स्प्रिंग के बाद उभर कर आएंगे और यह पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाएंगे। उसके बाद में देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो रिफ्यूजीज़ थे, इतने भारी मात्रा में यूरोप में रिफ्यूजीज सीरिया और इराक से निकलकर वहां जाएंगे, सभी ने इस बात को अंडर एस्टिमेट किया। और उसके बाद में किस तरह से लोगों का एटीट्यूड में चेंज आएगा। आज उनका एटीट्यूड और परसेप्शन देखिए, जिनोफोबिया, यानी बाहर के देशों के लिए एक डर है, इन जैसी एक नेशनलिज्म की भावना, राइट विंग चीजें, यानी दूसरे देशों से लोगों से नफरत करना कि आप हमारे देशों में क्यों आ रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड यूरोप के देशों में बन रहा है। और एंटी स्टैब्लिशमेंट, यानी आपकी पॉलिसीज जो है वो अच्छी नहीं है, इस तरह से एटीट्यूड आज वेस्टर्न कंट्रीज में उभर कर आ रहा है, और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उभर कर आ रहा है। तो यह पैराग्राफ हम अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ऐसे आता है कि 21st सेंचुरी कैसी है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर इमर्जिंग इन द 21st सेंचुरी। तो इस तरह से ये पैराग्राफ उस ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस कंटेक्स्ट में, उस सर्कमस्टांसेस में।
और अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ ऐसे आता है तो उसके लिए हम ये पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं यूएस की इलेक्शन से निकल कर आते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आउटसाइडर डोनाल्ड ट्रंप जैसे आउटसाइडर और हिलेरी क्लिंटन जैसे बंदे से जीत सकते हैं। हिलेरी क्लिंटन तो ऑलरेडी वहां पे इस्टेब्लिश्ड थे, बिल क्लिंटन की वाइफ थी ये, और पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थी ओबामा के कार्यकाल में। तो किसी ने, बहुत कम लोगों ने यह सोचा था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह है कि हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए जो सारी डेवलपमेंट्स और दूसरे देशों में जो इवेंट्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं सभी डेमोक्रेसी से। तो क्लिंटन के कैंपेन ने इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से, कैसे उन्होंने लोगों के जो इलेक्टोरल एटीट्यूड्स हैं और लोगों की परसेप्शन है उस पर इस चीज़ का फ़र्क डाला, और ना सिर्फ यूएस में, दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो बस यही है कि इस पैराग्राफ को हम डेमोक्रेसीज में यूज कर सकते हैं, कैसे एक डेमोक्रेसी में जो फर्क पड़ रहा है उसका दूसरे देशों में भी फर्क पड़ रहा है, उनकी परसेप्शन पर, लोगों के एटीट्यूड पर, यानी कुछ अलग करने की चाहत। इस तरह से डेमोक्रेसी में ये चीज उभर कर आ रही है, और यह भी एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड आर्टिकल है। सारे के देखिए डेमोक्रेसीज में उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। यूके में डेमोक्रेसी है, वहां पे एक जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना काफी आश्चर्यजनक था, यूएस में भी काफी आश्चर्यजनक था ट्रंप का जीता जाना। तो ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। डेमोक्रेसी में क्या है, जो नेटवर्क ग्रुप्स हैं उनका उभार हो रहा है, वो डोमिनेट कर रही हैं। तो देखिए अगर नेटवर्क ग्रुप्स डोमिनेट करती हैं इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेस को, तो सारे के बहुत सारे एक मेजॉरिटी इलेक्टोरेट हैं जो वोटर हैं, वो क्या, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो कॉमन मैन होता है, तो ये क्या होता है, इनको कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, इनको अपना फ्यूचर ब्लीक लगता है। तो इसका आंसर ये देते हैं रिवोल्ट करके, और पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म जैसी चीजें हैं उनका उभार होता है। देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ इसका, किस में कैसे। अब देखिए 2011 में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट हुई, अन्ना का जो आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन वो था। उस टाइम पर लोगों को ये लग रहा था कि सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं, सो इस्टेब्लिशमेंट है, वो कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस ये हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं, ये हर चीज़ में यही डोमिनेट कर रहे हैं, इन्हीं की चलती है, पॉलिसीज में भी, इकोनॉमिक्स में भी, और इनका गठबंधन है। तो क्या लोगों ने एक रिवोल्ट कर दिया, एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। उसी हिसाब से, सेम तो नहीं कह सकते लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी यही निकल कर आ रहा है। यूएस में भी कह रहे थे कि इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों का रिवोल्ट हो गया, और पॉपुलिज्म के लिए उनको लगा कि अगर ट्रंप चुन के आएंगे तो उनसे फायदा होगा। नेशनलिज्म यानी दूसरे देशों के लोग हमारे देश में क्यों आ रहे हैं, वो हमारी जॉब्स क्यों ले रहे हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी इफेक्ट हो रही है। इसका भी हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ऐसे आता है या फिर क्वेश्चन आता है, उसमें इस पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि कैसे जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं इफेक्ट कर सकती हैं। तो ट्रंप ने बहुत सारी ऐसे बातें कही कि रशिया के साथ मैं रिलेशंस ठीक करूंगा। तो उन्होंने यह भी बात कही कि नाटो है, वो नाटो में यूएस का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उनका ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो आने के बाद में वो नाटो को बंद करेंगे और नाटो की कंट्रीज़ को कहेंगे कि आपके हिस्से के पैसे आप दें और आपकी सुरक्षा का ठेका हमने नहीं ले रखा। तो अब यह तो कहना देखिए मुश्किल होगा कि वो नाटो को डिसबैंड ही कर देंगे, क्योंकि एक लेवल के बाद में ब्यूरोक्रेट्स भी डिपेंड करता है किससे वो राय लेंगे, व्हाइट हाउस का जो एनवायरनमेंट है कैसा है, कौन कैसी पॉलिसीज बनाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन जो ट्रंप हैं और चाइना के साथ में कैसे, यह तो लेकिन साफ है कि थोड़े बहुत रिलेशंस तो उनके ठीक हो सकते हैं रशिया के साथ में, और चाइना के साथ में भी एक तरह से ओवरचर्स हैं कि चाइना ने भी ओवरचर्स दिए हैं कि वी आर रेडी टू वर्क विद द ट्रंप एंड राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज मस्ट बी अडोप्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूएस, इस तरह की बातें कही गई। और जो ट्रंप हैं देखिए, ट्रंप और जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ट्रंप हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। दोनों एक ही तरह के लीडर हैं, दोनों नेशनलिज्म की बात करते हैं, दोनों असर्टिव लीडर्स हैं और दोनों थोड़े ज़्यादा नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। तो दोनों G2 का जो है G2 मतलब ग्रेड टू में दो कंट्रीज आते हैं, एक यूएस एक चाइना। और पहले ये यूएस ने प्रपोज किया था चाइना को, पहले यूएस का ओवरचर है चाइना को कि वर्ल्ड इज इनफ टू एकोमोडेट बोथ द कंट्रीज, यानी वर्ल्ड कैन एकोमोडेट बोथ चाइना एंड यूएस। इस तरह की बात यूएस ने चाइना को कही थी कि हम लड़ते नहीं हैं, हम मिलके काम करते हैं। लेकिन पहले तो चाइना ने उस बात को इग्नोर कर दिया था। अभी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या टेंशंस उभर कर आती हैं साउथ चाइना सी में, उस तरह से इनकी पॉलिसीज आगे शेप लेंगी। और स्पेकुलेशन यह भी है कि जो यूएस है वो चाइना की वन बेल्ट जो वन रोड का इनिशिएटिव है इसे बैक कर सकता है, लेकिन यह मुश्किल ही है। मतलब इसमें इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि ये फार फेस्ट है और यह मुश्किल नहीं है। और इसी तरह की बातें हैं। इंडिया के लिए क्या कंटेक्स्ट है, इंडिया के लिए यही कंटेक्स्ट है। देखिए 2-3 बातें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है।
पहले तो हमने यह पढ़ा कि ट्रंप हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है, एम के नारायणन ने, कि जो ओबामा मैनिया है वो दूर हो सकता है। यानी ओबामा और हमने मिलकर काफ़ी काम किया और जो पॉलिसीज़ हैं अपनाई, और ट्रंप इन पॉलिसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और यह भी कहना मुश्किल है कि ओबामा इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे चाइना के खिलाफ में। इकोनॉमिक फ्रंट में भी इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान में बहुत सी बातें कही, जैसे इंडिया और चाइना हमारी जॉब्स ले रहे हैं, तो यह भी इंडिया के लिए घाटेमंद यानी नुकसानदायक हो सकता है कि अब वो कुछ ऐसा चेंज करें जिससे वो यूएस की जॉब्स हैं वो हमारे लिए ना आए, यानी यूएस की कंपनीज अपनी जॉब्स को इंडिया में आउटसोर्स ना करें। तो इससे इंडिया के लिए नुकसानदायक है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और कम होएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और हमारे देश के जो लोग हैं वो यूएस की कंपनीज में जॉब्स नहीं ले सकेंगे। हमारे देश के लोगों का वहाँ जाना, यानी आईटी कंपनीज के लोगों का वहाँ जाना, H1 वीज़ा लेना, वो मुश्किल हो जाएगा। तो यह इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एफआरबीएम से रिलेटेड आर्टिकल है। एफआरबीएम यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2003 में आर्टिकल आया था। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। एफआरबीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी एफआरबीएम एक्ट 2013 में सबसे पहले ये आया था। इसमें क्या थे, इसमें टारगेट्स थे, टारगेट्स कम करने थे इसमें अपने देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2003 में आया था तो यह कहा गया था कि हर साल 0.5% जीडीपी का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम करेंगे और फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे हर साल 0.3% तक का। और कम करते करते 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस टाइम पर यह कहा गया था कि कम करते करते इसको 0 कर देंगे 2008-09 के अंदर में, और फिजिकल डेफिसिट को 3% कर देंगे 2008-09 के अंदर में। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए 2008 में आपको याद होगा रिसेशन आ गया था। रिसेशन आ गया था तो यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पर थी, उन्होंने छोड़ दिया था ये चीज़ें। उन्होंने कहा था देखिए अभी इसको मत इंप्लीमेंट कीजिए क्योंकि एक बार रिसेशन है तो पैसों की जरूरत है, तो फिजिकल डेफिसिट थोड़ा बढ़ने दीजिए। तो ये बढ़ते बढ़ते 4.6% था उस टाइम पर, यानी 3% नहीं आ पाया था। तो आगे भी इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, 2016-17 तक इतना करना था लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बजट आया 2016 के बजट में। ये देखिए, यानी इसी साल के बजट में अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि 2016-17 के दौरान में तो फिजिकल डेफिसिट 3.5% है। इन्होंने एक कमेटी, एनके सिंह कमेटी का निर्माण किया इन्होंने, जो कि एफआरबीएम एक्ट पर अपनी राय देगी। उसी के हिसाब से फिर एफआरबीएम जो एक्ट है वो गवर्नमेंट नए सिरे से यानी नए पॉलिसीज के हिसाब से इंप्लीमेंट करेगी, नए टारगेट्स इसमें होंगे। इसके लिए एनके सिंह कमेटी का गठन किया गया था इसी साल 2016 में। तो इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी अक्टूबर के लास्ट में, जो कि अक्टूबर के लास्ट में डेडलाइन बढ़ा दी गई और अब देनी है इस महीने के लास्ट में, यानी नवंबर के लास्ट में देनी है। तो अब नवंबर के लास्ट में एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट आनी है एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड कि नए टारगेट्स क्या होने चाहिए, किस ढंग से इस एफआरबीएम एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड राणा कपूर अपनी राय दे रहे हैं। तो वो कहते हैं देखिए इंडिया फिलहाल एक बेटर डेस्टिनेशन क्यों उभर कर आ रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो है ई ऑक्शनिंग। हमने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई, जैसे ई ऑक्शनिंग है नेचुरल रिसोर्सेज की, मॉनेटरी पॉलिसी हमने अच्छी करी, रूल बेस्ड करी, बैंकरप्सी एक्ट हम लेकर आए, और इसके अलावा जीएसटी भी अब आ चुका है। तो इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी जैसे हमने देखिए सब्सिडी जैसी चीज़ें होती हैं उसमें लीकेज को कम किया, और डीबीटी हमने कंप्यूटराइज कर दिया, सारा का सारा बैंक खातों में लोगों के पैसे जाने लगे, और डिवोल्यूशन कर दिया। डिवोल्यूशन का मतलब जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा, अब देखिए 42% फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आई थी, 42% हम अब स्टेट्स को देंगे। स्टेट्स यानी 3 टायर यानी पंचायत अपने पैसे खुद से खर्च करेंगी, और हमने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद में देखिए अब क्या है, अब इसी कंटेक्स्ट में है कि इस फिजिकल रूल्स को कोडिफाई किया जाना। और किस लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल? देखिए जब हम अपने फिजिकल टारगेट्स को, पॉपुलिज्म आपको पता ही होगा, यानी जनता को पैसा दे देना फ्री में, फ्रीबीज, यानी स्किल्स पर पैसा ना खर्च करना मुफ्त में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में होता है कि आपको एक टीवी मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यानी पॉपुलिज्म पॉलिसीज को छोड़कर एक फिजिकल रूल्स बनाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में और आए। जब फिजिकल टारगेट्स लिमिटेड होता है, देखिए अब जैसे फिजिकल टारगेट लिमिटेड है, 3% है, 2% है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती है। अब आप में यह भी क्वेश्चन उठ सकता है कि फिजिकल डेफिसिट हो ही क्यों, यानी फिजिकल डेफिसिट होता ही क्यों है? फिजिकल डेफिसिट आपको पता होगा वो होता है ना कि इसमें जब माइनस कर देते हैं, यानी सरकार के पास कितना पैसा आया और कितना खर्चा किया, दोनों में एक गैप है। माइनस में एक वो भी करते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको भी माइनस कर देते हैं। अब आपके बीच में एक ये क्वेश्चन आता है कि ये जो होता ही रखे ही क्यों इस फिजिकल डेफिसिट के फायदे नुकसान क्या क्या हैं? तो देखिए फिजिकल डेफिसिट के फायदे ये होते हैं कि इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं, नुकसान, पहले ये नुकसान डिस्कस कर रहे हैं। नुकसान ये है कि देखिए
अब क्या है, बहुत सारा पैसा तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट्स देने में ही लग जाता है। जब भी बजट आता है तो आपने देखते हैं कि मेजर जो एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमारे पर कर्जा है उसको देने में ही है। तो देखिए जो ये फ्लो का सर्कल है ये वो डिस्टर्ब हो जाता है फिजिकल डेफिसिट से, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो इनकम रेट्स में यानी इंटरेस्ट रेट देने में ही खर्चा हो जाता है, और इससे हमारा नेशनल डेब्ट है वो भी बढ़ जाता है, जो फिजिकल क्राउडिंग आउट है। यानी अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट करेगी, यानी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या बचेगा? अगर प्राइवेट कंपनीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा, तो क्या होगा फिर? इससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी, यानी ग्रोथ नहीं आएगा। और अगर देखिए फायदा क्या है, अगर फिजिकल डेफिसिट को एक अच्छे काम के लिए यूज किया जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे क्रिएट किया जाता है, तो इससे ग्रोथ रेट हमारी बढ़ेगी और जल्दी इकोनॉमी ग्रो होगी, और नेगेटिव आउटपुट गैप है वो भी अवॉइड होता है इससे। तो ये सारे फायदे और नुकसान है फिजिकल डेफिसिट के। पॉइंट बेस्ड देखिए आप कितना होना चाहिए, इन्होंने अपनी राय रखी है 5 फैक्टर्स में कि कैसे कैसे कोई फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे टारगेट्स होने चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है, देख लिए गवर्नमेंट कह रही है कि रेंज बेस्ड होना चाहिए, यानी अगर आप यूं कहें कि 3% अगर फिजिकल डेफिसिट करो तो ये गलत है। एक रेंज बेस्ड होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 3 से 6% के बीच में। ये पेन को क्या हो गया? 3 से 6% के बीच में फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। तो एक रेंज बेस्ड होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा अपने हिसाब से पॉलिसीज हैं वो ला सकती हैं ताकि रेंज में रहे फिजिकल डेफिसिट। वो है कुछ भी हो सकता है, रेंज तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 से 6% के बीच में। अगर फिक्स टारगेट होता है 3%, तो देखिए कई बार ये ला पाना फिक्स टारगेट मुश्किल हो जाता है, बाद में ये एक गिल्ट आता है, एक गलत इंप्रेशन जाता है कि गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को एक फिक्स टारगेट की तरफ नहीं ले जा पाए। तो इसे एक रेंज बेस्ड बनाना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट फिजिकल टारगेट होना कितना चाहिए, इस पर भी विवाद है। तो देखिए हमारी जो 10-12% है वो नेशनल इनकम है, और यानी हाउस होल्ड या फिर दूसरे जो नेशनल इनकम हाउस होल्ड से कैपिटल चीज़ों से आती है। 4 to 6% चाहिए कॉर्पोरेट्स को, यानी इनको चाहिए अपनी क्राउडिंग इन यानी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बचा कितना? बचा है 6%। 6% यूज करेंगे, ये खिड़की है, ये गैप है, ये विंडो है। 6% दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज करेंगे, यानी 3% स्टेट गवर्नमेंट, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह की बात इन्होंने कही कि एप्रोप्रिएट कितना फिजिकल टारगेट हुआ, इन्होंने अपनी राय रखी आर्टिकल लिखने वालों ने। तीसरा फैक्टर जो है मीडियम टर्म डेप्ट रेंज से रिलेटेड है, और चौथा जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, यानी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग होना चाहिए। यानी जो सारे के सारे FRBM एक्ट है, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होना चाहिए, और एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस पूरे FRBM एक्ट को मॉनिटर कर सके, सर्विलेंस कर सके, और अपनी राय दे सके, और भविष्य में इस तरह की पॉलिसीज पे मॉड्यूलेट कर सके, रिफॉर्म कर सके। इस तरह से एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी होनी चाहिए। और बाद में एडवांटेज की बात करते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। ये एडवांटेज ये कहते हैं कि ट्विन जो डेफिसिट है, यानी फिजिकल डेफिसिट है, करंट डेफिसिट है, दोनों के दोनों रेंज में रहेंगे, फायदे ये होंगे, और हमारी जो इकोनॉमी है ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। क्योंकि जो इकोनॉमी रूल बेस्ड होती है, एक डिसिप्लिन दिखाती है, वहाँ डेफिनेटली ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यह हमारा आज की डिस्कशन थी। आज की डिस्कशन में बस यही। एक जो अगला आर्टिकल है वो ट्रांजिशन से रिलेटेड है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। अब यूएस में ओबामा जा रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं, तो कैसा वहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से ये रिलेटेड है, हम ये आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। और आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप onlyias.com से ये पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको उनकी ईमेल ID पे आज मिल जाएगा ये PDF। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। वो ऐसी चीज़, और बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो कुछ तो यू कैन सी दैट एकोमोडेट करना पड़ेगा, बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा एमिशंस के बीच में और इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो यह एक ट्रीटी आई। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है जो ये माराकस में ट्रीटी हुई थी। अब ये सारा बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया, अब इंडिया के लिए कंसर्न देख लेते हैं। तो वही बात, इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा डेवलपमेंट के बीच में और कटिंग इमिशंस के बीच में। तो आप कम तो करो, एमिशंस कम तो करो, ऐसा ना हो कि आपकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुक जाए ऐसा करते करते, और आपकी डेवलपमेंट रुक जाए। डेवलपमेंट रुक जाएगी तो गरीबी एक लेवल के बाद हम दूर नहीं कर सकेंगे। तो जरूरी है बैलेंस स्थापित करना। और इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं, देखिए पर कैपिटा डिवाइड करें तो इंडिया का बहुत कम बैठता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 125 करोड़ लोग हैं हम। अगर इंडिया का टोटल एमिशंस काउंट करें और डिवाइडेड बाय 125 करोड़ करें तो इंडिया का बहुत कम आएगा।
लेकिन अगर टोटलिटी की बात करें कि टोटल इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो आजकल थर्ड पे है। तो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में इंडिया का कौन सा स्थान है इस तरह से रिलेटेड। आईपीसीसी 2018 में बताएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये पूरा प्लेनेट का क्लाइमेट 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो पूरे अर्थ पर क्या इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, कितना नुकसान होगा। और पेरिस में जो प्लेज लिए गए हैं, जो शपथ ली गई है, यानी जो टारगेट्स रखे गए हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो भी 2.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये देखिए, अलग अलग रिसर्च अलग अलग बातें कहती हैं। पहले कहते हैं इतना नहीं बढ़ेगा, इसमें आज कह रहे हैं इतना बढ़ेगा। तो आज तो इन्हीं के हिसाब से देख लेते हैं। ये कहते हैं कि पेरिस में जो अगर सारे के सारे टारगेट्स, यानी सभी कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट्स दिए हैं, सबने वो अपने कर्तव्य के हिसाब से वो निभाए, तो भी प्लेनेट का टेम्परेचर 2.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और जो स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज, देखिए क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं कंट्रीज पर होता है, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि ये छोटे आइलैंड कंट्रीज मालदीव, मॉरिशस। अगर कल को सी लेवल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये देश तो डूब ही जाएंगे ना पूरे के पूरे। इसीलिए ये बार बार फोकस करते हैं बांग्लादेश और जो छोटी टापू जैसी कंट्रीज हैं कि आप जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं, अदरवाइज सबसे ज़्यादा नुकसान हमको होगा। अब देखिए, टू वे अप्रोच होनी चाहिए इसकी पूरे से निपटने के लिए। टू वे अप्रोच ये होनी चाहिए, एक तो इंटरनेशनल फंडिंग दे। अब देखिए, जब तक ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंटरनेशनल फंडिंग नहीं देंगे, तो ये गरीब देश कैसे अपने देश के अंदर में ये जो पॉलिसीज हैं, ये टारगेट्स हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे। इनको टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों देने पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ नई इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करने के लिए, टेक्नोलॉजी इसलिए भी कि वो जो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है उससे निपट सकें। अब फिलीपींस, हैती, इन जैसी कंट्रीज में साइक्लोन आता है, मतलब टाइम के अनुसार नहीं की बात। देखिए, $100 बिलियन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्राइवेट से आएगा, यानी डेवलप्ड कंट्रीज से तो आएगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्राइवेट कंपनीज है वो देंगी या पब्लिक कंपनीज है वो देंगी। कैसे यूज होगा, किस लिए यूज होगा, कब आएगा, और मॉनिटरिंग, सर्विलियंस, इस तरह में इसमें बहुत विवाद है। तो तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर ये है, वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब तो इसमें तो मना ही कर दिया, पहले था ये फैक्टर, आजकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब पहले क्या कहती थी, डेवलप्ड कंट्रीज कहते थे कि डेवलपिंग पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। डेवलपिंग हमेशा मना करते थे, इंडिया हमेशा मना करता था कि कोई भी वेरिफिकेशन हम पर नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज को खुश करने के लिए ना उन पर वेरिफिकेशन है ना हम पर वेरिफिकेशन है। भाई तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। उसके बाद में ये आता है, जब हम ये बार बार ये कहते हैं, जब इंडिया यह बात कहता है कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज को कहता है आपने तो तरक्की कर ली, और हमारी जब तरक्की करने की बारी आई तब आप हमको रोक रहे हो। तो वेस्टर्न कंट्रीज अब ये कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं चाइना और इंडिया, आप तो अपनी बात ही छोड़ दीजिए, आप तो अब डेवलपिंग नहीं रहे, आप एक इमर्ज्ड हो चुके हो थोड़ा बहुत। बात कर लेते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीका की कंट्रीज हैं या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अगर वो ये बात कहें तो वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया को तो अलग रखो, ये अब डेवलपिंग नहीं रहे, इस तरह की बात डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया में भी एक ये बात उठी थी। इंडिया कहता है कि हम तो डेवलपिंग है, चाइना ने तो देखिए बहुत तरक्की कर ली, हम तो डेवलपिंग ही है। तो इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा। पहले इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर नेगोशिएशंस करी वेस्ट के साथ में, तो इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा चाइना के साथ खड़े होने का। एडॉप्शन एंड मिटिगेशन, ये क्या होता है एडॉप्शन एंड मिटिगेशन? एडॉप्शन क्या होता है, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज तो ये कहती हैं कि एडॉप्ट हो जाएं, मतलब ये कहती हैं कि अडॉप्ट हो जाएं। एक फैक्टर ये, कुछ कंट्रीज कहती हैं अडॉप्ट हो जाएं, हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। अब देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के पास में तो ज़्यादा ताकत है, उनके पास में तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं अडॉप्ट होने की। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनके पास में आसानी से उसी हिसाब से ढल सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के पास में ऐसी ना तो रिसोर्सेज हैं ना टेक्नोलॉजी है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढल जाएँ। और दूसरी फैक्टर है मिटिगेशन। तो ये बात करते हैं मिटिगेशन की, आप अडॉप्ट क्यों, मिटिगेट भी तो करो, इसको कम भी तो करो। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर है, ये भी इशू है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो है वो तो यही है, सबसे पहले भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट आनी चाहिए, यानी डेवलपिंग कंट्रीज जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन से उसका लुत्फ ना उठा पाएँ, यानी हम इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें कि आने वाली जनरेशन है उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट दे जो, जैसा हमने डिस्कस किया था उस दिन, धुएं का बादल, इस तरह से। यानी हमारे कई सालों में ऐसा दिल्ली में इन्वायरमेंट आया, धुएं का बादल प्रोड्यूस हो गया, ऐसा ना हो आने वाली जो जनरेशन आने वाली है उनके वहाँ हफ्ते में 3-4 दिन डेली ऐसा इन्वायरमेंट हो, उनके लिए ये कुछ भी एबनॉर्मल ना हो, उससे 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ना चाहिए। इस बात पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए। ये अमाउंट देना है डेवलप्ड कंट्रीज को
डेवलपिंग कंट्रीज को देना है, डेवलप्ड की तरफ से डेवलपिंग की तरफ आएगा। और इस बात पर फोकस किया जाना था कि इस अमाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इस पर कुछ भी आउटकम नहीं निकल कर आई। तो इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है? इससे पहले एक थोड़ा कंटेक्स्ट भी है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, पहले बताना भूल गया। ये इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जो ये ट्रीटीज थी, इनकी कॉन्फ्रेंस थी, इनकी शुरुआत हुई 1972 से। 1972 से पहले कुछ भी इस तरह का क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसा मुद्दा था ही नहीं। 1972 में स्टॉकहोम में सबसे पहले, स्पेन में है, जो स्पेन में है क्या स्वीडन में है, चेक कर लेना, ये स्टॉकहोम में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई तो इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पर आपको याद होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। उससे पहले देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज थे जो, यानी अमीर देश गरीब देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, विकासशील देशों पर आरोप लगा रहे थे कि आपके देश में आप गोबर के उपले जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच दी, एक डिस्कर्स ही बदल दिया पूरे क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस का। उन्होंने कहा, देखिए आपने तो अपने आप से तरक्की कर ली, सारा जो पोल्यूशन है आज के टाइम में, जो आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में पोल्यूशन फैलाया, वही पोल्यूशन है। अब हमारी बारी आई। इन्होंने कहा, जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई तरक्की करने का, तो आप ये क्लाइमेट चेंज की बातें ला रहे हो, भाई क्लाइमेट चेंज से पोल्यूशन हो रहा है, इससे इंडस्ट्रीज लगाने से पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा कैसे? आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ज्यादा आपकी है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। हालांकि ये एसेंस आया था, बाद में रूल्स बाद में आए थे, ये CBDR बाद में आया था, जैसे ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, लेकिन सबकी अलग अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालदीव की भी है, मॉरिशस की है, USA की भी है। लेकिन अब जो काम USA को करना है पोल्यूशन रिलेटेड कम करने के लिए, वो मालदीव थोड़ी कर सकता है। मालदीव की औकात कम है, US की औकात ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से बढ़ते बढ़ते मेन जो फ्रेमवर्क आया, UNFCCC का गठन हुआ। ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता लग जाएगा। जब भी कुछ क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन से बात आए तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको हो जाएगा। ये आया 1992 में रियो समिट हुआ, अर्थ समिट भी जिसे कहते हैं, रियो में हुआ, ब्राज़ील में है ये। तो उसमें थोड़ा एक फ्रेमवर्क, कई सारी ट्रीटीज यहाँ पर निकल के आई, ड्रोट के निकल के आई, और बायोडाइवर्सिटी के निकल के आई। जैसे आपको पता होगा, बाद में 1992 में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आई थी, फिर 2002 में हमारे भी वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी वाली ट्रीटी आई थी, सभी को करनी थी, बाइंडिंग थी। और इसी तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी ट्रीटीज निकल कर आई थी। ये उसके बाद में 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो जापान में है। इसमें दो तरीके की चीजें निकल के आई थी। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 21 नवंबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। आज द हिंदू का जो पेपर है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किस लोकेशन पर है। तो हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटा आर्टिकल साइड में जो होता है वो है, देखिए माराकश ट्रीटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। माराकश ट्रीटी आपको पता होगा मोरक्को में, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मोरक्को में ये प्लेस है। वहाँ पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद में ये ट्रीटी हुई है। क्यों हुई ये ट्रीटी? देखिए, इसमें कुछ तरह की कमिटमेंट्स थी, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज पर एक प्रेशर था कि कुछ एम्फेसाइज करेंगे कि $100 बिलियन जो देने हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को देने हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी करेंगे कि आप ज़्यादा दें, या फिर कुछ कमिटमेंट्स जो इन्होंने अपने आप में की है तो वो कमिटमेंट्स थोड़ी बढ़ाएं, ताकि 2 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है उससे बढ़ने से रोका जाए। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो देखिए एक पूरा का पूरा जो है इसलिए हुई थी, आपको बताया ही है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए और कमिटमेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो प्री का तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। साफ साफ ये क्वेश्चन पहले भी आया है और दोबारा भी आ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ये 6 गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस: कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, PFC, SF6, HFC। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसमें जो ट्रीटी हुई थी, ये मार्कस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई और इस बात पर भी कंसर्न्स रेज किए। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के, US के। तो इन्होंने अपने कैंपेन में यह कहा था, कि जो ट्रीटीज़ वगैरह है, ये इन्वायरमेंट ट्रीटी है और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ट्रीटी हुई, उन्होंने कहा ट्रंप ने कि मैं अगर सत्ता में चुना गया, मैं अगर इलेक्ट हुआ, तो मैं इन सारी ट्रीटीज़ को अमेरिका की तरफ से इनवैलिडेट कर दूंगा। ट्रंप का कहना यह है कि जो ये ट्रीटी है ये कुछ नहीं है, ये बकवास है सब, यानी कुछ क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये डेवलपिंग कंट्रीज हम पे दबाव बना रही हैं ताकि हमारी डेवलपमेंट रुक जाए। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को, US को डेवलप होने से और ज़्यादा सुपर पावर बनने से रोकने के लिए चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की चाल है ये, जो पेरिस जो इन्वायरमेंटल चेंज की ट्रीटीज़ हैं ये।
तो अब ये संदेह जता रहा है कि ट्रंप जो चुने गए हैं तो वो कुछ अमेरिका ने जो ऑलरेडी साइन और रेटिफाई कर दी है, ये ट्रीटी है, तो इनके चुने जाने के बाद में ये संदेह जता रहा है कहीं अमेरिका पीछे तो नहीं हट जाएगा, कहीं अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स तो पूरी नहीं करेगा, कहीं यह ट्रंप का चुना जाना पेरिस ट्रीटी के लिए खतरा तो नहीं है। तो यही चीज़ देखिए, आसान तो नहीं होगा, ट्रंप के लिए आसान तो नहीं होगा, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी, एनजीओज, बहुत सारा दबाव उन पर होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और अब आउटकम क्या निकल के आया इसकी? आउटकम तो यही निकल के आए, दोबारा से उन्होंने फोकस किया इस बात पर कि सारे देश मिलजुल कर 2 डिग्री सेल्सियस पूरे जो हमारा ये प्लेनेट है इसके टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जो टेम्परेचर था यहीं से निकल के आ गई थी वैसे तो, NX1 और NX2। देखिए NX1, NX2 और नॉन NX1 कंट्रीज तो वो कंट्रीज थे जिसमें सबको कम करना था, इसमें टेम्परेचर सबको, और इसमें था बाइंडिंग नहीं था, यानी इन्होंने को कम तो करना था लेकिन इनको पैसे नहीं देने थे, इस तरह से कुछ था। NX1, NX2 और नॉन NX में इंडिया जैसी कंट्रीज आती थी। टाइम कम है, अगर सारा बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद में 2009 में कोपेनहेगन आया। कोपेनहेगन में इन्होंने बात करी कि $100 बिलियन हम आपको देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज ने बात करी, ताकि आप भी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो और आप ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लो जो कम से कम पोल्यूशन करती हों। फिर बाद में आया 2015 की, जो इसमें क्या था, कुछ भी बाइंडिंग नहीं था ना डेवलप्ड के लिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग था ना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कुछ डेवलप्ड जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए बाइंडिंग था। यूएस ने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था क्योटो में। 2015 में किसके लिए भी बाइंडिंग नहीं है, यानी CBDR का जो मैकेनिज्म है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डाइल्यूट हो गया। तो उसके बाद में अब ये आया, इसमें सबने अपने अपने टारगेट्स दिए। आपको पता ही होगा 2015 में सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए। इंडिया ने अपने अलग टारगेट दिए, यूएस ने अपने अलग टारगेट दिए, चाइना ने अपने अलग टारगेट दिए। कोई भी वेरिफिकेशन इस पर नहीं है, मतलब एक्सटर्नल वेरिफिकेशन नहीं है, इंटरनल वेरिफिकेशन ही है, और कोई बाइंडिंग नहीं है ये। तो इस तरह से डाइल्यूट हो गया CBDR का प्रिंसिपल। तो अब देखिए क्लाइमेट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा साफ साफ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, तो कुछ मुद्दे, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपको जो लिखने हैं, जैसे व्हाट आर द इश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट इन द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। पहला तो CBDR ही आपको पता ही होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबकी औकात अलग अलग है तो सभी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और सब ने अलग अलग तरह से पोल्यूशन फैलाया है तो अलग अलग ढंग से वो रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग मेजर्स वो लेंगे अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। इस बार 2015 में जो निकल कर आया है वो CBDR-RC, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और RC का मतलब है रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सभी कंट्रीज अपना अपना टारगेट देंगी। यानी चाइना ने 60 to 65% GDP से पीक पर जाने के बाद कम करने की बात कही, इंडिया ने 30 to 35% करी, यानी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना वो कम करेगा। अब देखिए, अब आप तो यूं कहेगा, हर कोई कह देगा कि 5% कम करूंगा मैं, कोई कह देगा 10%, ऐसा नहीं होता। सबको पता है किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। अब चाइना कहेगा मैं तो 2% कम करूंगा, तो सबको पता है ना, इंटरनेशनल प्रेशर भी कुछ चीज़ होती है। ग्लोबल कॉमन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये सीज वगैरह हैं, ओशियंस हैं, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। सारे यूं ही सोचते हैं कि ये तो हमारा तो काम थोड़ी है ठीक करना, सभी यही सोचते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर्स में ऑयल स्पिल हो जाते हैं, इतना पोल्यूशन होता है, तो ग्लोबल कॉमन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फंड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर